हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मतलब क्या? डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें कि हमारी बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस करती, या फिर अगर इंसुलिन प्रोड्यूस भी करती है तो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाती। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ करते हैं। तो जब भी डायबिटीज़ होता है तो इसके कारण हमारे रक्त में जो ग्लूकोज का प्रमाण है वो हमें बढ़ा हुआ मिलता है। इसके जो नॉर्मल रेंजेस है फास्टिंग में वो 80 to 110 mg/dl रहता है। पोस्ट प्रैंडियल 80 to 140 mg/dl रहता है और रैंडम में भी 80 to 140 mg/dl रहता है। तो अगर हम केवल फास्टिंग एंड पोस्ट मील करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल भी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा नॉर्मल ही है, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम लोग खाना उस दिन कम खाते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम आ सकता है। उस दिन हमने कम खाना खाया तो नॉर्मल आ गया। पर अगर हम लोग HbA1c करते हैं तो हमको एग्जैक्टली पूरा 3 मंथ का रिकॉर्ड मिलता है, तो हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि शुगर सही में कंट्रोल में है या नहीं है। तो इसीलिए हमको फास्टिंग एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर के साथ साथ HbA1c भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो HbA1c का जो नॉर्मल रेंज होता है अगर वो लेस देन 6% है तो हम उसको नॉन डायबिटिक कहते हैं या फिर कंट्रोल में है कहेंगे। अगर 6 to 7 है तो हम उसको गुड कंट्रोल कहते हैं, और अगर अबाउ 7% है तो वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है। तो अगर हमको देखना है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं, तो HbA1c अगर बिलो 6 है तो हम उसको नॉन डायबिटिक कहेंगे। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं कि पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, साथ ही उसकी जो नॉर्मल पहले जितनी भूख थी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और वेट रिडक्शन मिलता है हमको क्रॉनिक स्टेज में। बिगिनिंग में अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमको ओबेस पेशेंट मिलते हैं, बट जैसे जैसे डिसीज़ क्रॉनिक होते जाता है वैसे वैसे क्रॉनिक होने के बाद में हमको वो पेशेंट थिन नज़र आता है, तो वेट रिडक्शन हमको मिलेगा। साथ ही उनको टायर्डनेस, और कोई भी वो काम करते हैं तो उसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, और साथ ही वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते कोई काम में। साथ ही उनको हाथ पाँव में झुंझुनी रहती है, झुंझुनाहट रहती है, जिसको कि हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। और कोई कोई पेशेंट हमको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनको सिम्टम भी नहीं है। तो क्या फिर अगर उनको सिम्टम ही नहीं मिलते हैं, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, सिर्फ शुगर ही ब्लड शुगर मिला हुआ है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? और अगर होती है तो क्यों ज़रूरत इतनी होती है, क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि यस, अगर उनको सिम्टम भी नहीं है तो भी हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी भी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर उनकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं माइक्रोवेस्कुलर, साथ ही मैक्रोवेस्कुलर लेवल पर उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि सेरिब्रोवेस्कुलर डिसीज़ हमको मिल सकता है, साथ ही कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो सकता है उनको, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डायबिटिक फुट। तो इस तरीके से उनको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे। हमारे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, हमारे आँखें हैं, हमारी किडनी है, तो सभी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है, हमारे वाइटल्स ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। इसीलिए हमको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनको साइन एंड सिम्टम्स है फिर भी नहीं है तो भी लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। जब भी हम लोग सुनते हैं हमारे सोसाइटी में भी या फिर हमारे फैमिली में, हम लोग देखते हैं कि जब किसी पेशेंट को डिटेक्ट होता है डायबिटीज़ तो शुरू में तो डॉक्टर उनको एक ही मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जनरली वो मेटफॉर्मिन होता है, और आगे चल के फिर फ्यू ईयर्स के बाद 2 मेडिसिन हो जाते हैं, ग्लिमिप्राइड, ये सब इस तरीके के मेडिसिन उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट का डिसीज़ जितना ओल्ड होगा, जितना क्रॉनिक होते जाएगा, उतने उतने मेडिसिन भी बढ़ रहे हैं, और जैसे उसको 10 to 15 ईयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद में इंसुलिन भी उनको शुरू करना पड़ता है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो व्याधि तो ठीक ही नहीं हो रहा है, उल्टा वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते जा रहा है, मेडिसिन भी बढ़ी जा रही। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है कि वो बढ़ते ही जा रहा है, कहीं तो वो ख़त्म होना चाहिए। तो इसका ये भी कारण हो सकता है फिर हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ होने के? तो आयुर्वेद के इसमें कहा गया है कि अगर वो हमेशा आराम से बैठते हैं, कोई काम नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो आदमी सोते रहता है, या फिर दिन के समय में अगर वो सोने से या फिर कुछ भी व्यायाम ना करना, बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थ खाना, तले पदार्थ खाना, या फिर जो नया धान्य मार्केट में आता है, गेहूँ है, चावल है, अगर न्यू धान्य अगर डेली बेसिस पे वो खाते हैं, या फिर किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे सभी कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसीलिए हमको इन सभी चीज़ों का जो हेतु है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस यानी क्या। अभी तक तो हमने देखा कि डायबिटीज़ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, नॉर्मल रेंजेस क्या है। तो अभी इसका जो कारण है उसमें डायबिटीज़ में आता है कि पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस। अगर हम लोग की डेली रिक्वायरमेंट होती है 1200 रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, बट अगर हम उससे ज़्यादा लेते हैं और उसका यूज़ भी नहीं करते हैं तो उसके कारण हमारे बॉडी में पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस हो जाता है, जो कि फैट के स्वरूप में बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग 7000 किलो कैलोरी का डाइट लेते हैं और उसका यूज़ भी नहीं करते हैं तो 1 kg वेट गेन होता है। तो जब हम लोग एक्सेस कैलोरी पॉजिटिव बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो बहुत सारा जो चर्बी का प्रमाण है वो हमारे पेट की तरफ, किडनी के तरफ, वेसल्स की तरफ, और वो हर जगह शुरू हो जाता है। फैट्स जो है वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है, जैसे कि लीवर है, हमारे मसल्स है, पैनक्रियाज है, हर जगह पे जो फैट्स है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण आगे चल के अगर पैनक्रिया में जैसे बहुत ज़्यादा चर्बी जमा होती है तो उसमें जो इंसुलिन सीक्रेट करने वाले सेल होता है, बीटा सेल, उसमें डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाता है, और साथ ही बहुत ज़्यादा जो फैट है वो जमा होने से लीवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके बाद बीटा सेल की डिसफंक्शनिंग, और आगे चल के हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में पेशेंट लैंड अप होता है। तो इसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो उसमें 2 आएगा। पहला तो ये है कि एक तो हमारे जब शुगर में 2 कंडीशन है, एक तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तब, और एक है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल लो होगा। तो जब हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा, जब हम लोग कुछ भी आहार खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का प्रमाण ब्लड में बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। एक बार वो बहुत ज़्यादा शुगर हमारे खाना खाने के बाद में जमा हो गया ग्लूकोज, तो पैनक्रिया एक बीटा सेल होता है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। हम लोग ये जो रेड लाइन से इसको ट्रैक करेंगे तो इंसुलिन आता है, और वो जो बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा हुआ रहता है हमारे ब्लड में, तो वो डायरेक्टली मसल में नहीं जा सकता, इसीलिए हमको इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि जो इंसुलिन है वो जाएगा, और ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये जाकर लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है हमारे। तो ये जो है इंसुलिन जाएगा और जो ग्लूकोज जमा हुआ है उसको इस फॉर्म में बनाकर वो हमारे टिश्यू लेवल पर ब्लड जितना भी ग्लूकोज है उनको एनर्जी मिलने के लिए सप्लाई करेगा। टिश्यू लेवल पे, मसल में, हर जगह पूरा सर्कुलेशन में जाकर देगा। अब अगर ज़रूरत नहीं है, जितनी जिसको ज़रूरत है मसल को, टिश्यू सेल को, तो उतना वो जो ग्लूकोज है वो दे देगा। देने के बाद में जितना बचा हुआ है रिमेनिंग वो लीवर में छोड़ देता है। तो ऐसे इंसुलिन के 2 फंक्शन है, एक तो ये कि जिसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है उनको दे देना, और जो
एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको लीवर में स्टोरेज करके रख देना ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सो दैट जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर उसको यूज़ कर सके। तो इस तरीके से पहला मैकेनिज़्म है। सेकंड मैकेनिज़्म ये है कि अगर हमने खाना ही नहीं खाया, 7-8 घंटा हो गया, तो उसके बाद में हमारा धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो होने लगता है। अगर 80 के नीचे जाता है, 80-60 के नीचे जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो पैनक्रिया है वो अल्फा सेल सिक्रेट करती है, और जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट करती है। ग्लूकागॉन हार्मोन का काम ये होता है कि जो लीवर में जमा हुआ ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर से हमारे बॉडी को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ग्लूकोज मिल जाती है। इससे लो ब्लड शुगर लेवल को प्रिवेंट करके वो नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। तो इस तरीके से 2 मैकेनिज्म हमारे बॉडी में कंटिन्यू होते रहते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट, हम जो भी खाना खाते हैं वो जीआई ट्रैक्ट में आता है, और अगर एक्सेस ऑफ कैलोरी होती है जिसका यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, बॉडी में किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो शुगर बहुत सारी जमा हो जाती है, फिर वो ब्लड वेसल पे आता है। अगर बहुत ज़्यादा जमा हुआ है ग्लूकोज, तो इंसुलिन अगर उतना प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो शुगर जो है वो ब्लड वेसल में ही जमा होने लगती है, ज़्यादा देर तक उसको वहीं पे रुकना पड़ता है। तो जो शुगर होता है उसका एक्शन होता है ग्लूकोज का, वो कोरोसिव इन नेचर होता है, खुरेदने का काम करता है, जिसके कारण कि हमारी जो एंडोथेलियम जो होता है, रक्तवाहिनी की जो अंतर स्तर होती है, उसको भी डैमेज कर देते हैं, जिसको कि हम एंडोथेलियम डिसफंक्शन कहते हैं। फिर क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हुआ रहता है, तो इंसुलिन रिसेप्टर तो वेट करते रहते हैं, बट इंसुलिन भी प्रोड्यूस उतना नहीं हो पाता है, तो आगे चल के मसल को भी उतना नहीं मिल पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, और मसल को भी उतनी जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। उसके बाद जो लीवर में ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस रहता है, तो बहुत ज़्यादा चर्बी वहाँ पे जमा होती है, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वहाँ पे जमा रहती है। तो इस तरीके से 4 लेवल पर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो हमारे रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि अगर हमको टाइप 2 डिसीज़ अगर रिवर्स करना है, उसको ठीक करना है, तो हमको जो एक्सेस ऑफ चर्बी जो लीवर में पैनक्रिया में जमा हुई है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम वो चर्बी को रिड्यूस करेंगे तो ही हम इस डिसीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च का कहना है। तो 4 लेवल पे अफेक्ट हुआ, जीआई ट्रैक्ट, ब्लड वेसल, मसल एंड लीवर। तो जीआई ट्रैक्ट में हम लोगों को अगर क्या करना चाहिए, तो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 1200 कैलोरीज है, तो अगर हमको पॉजिटिव कैलोरी को नॉर्मल में लाना है तो नेगेटिव कैलोरी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को 800 कैलोरी का डाइट लेना चाहिए। साथ ही ब्लड वेसल में एंडोथेलियम जो डिसफंक्शन हुआ है उसको ठीक करने के लिए पंचकर्मा करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर मसल लेवल पे जो चर्बी जमा हुआ रहता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म रहता है, तो वो मसल में भी बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हुआ है, जिसके कारण कि इंसुलिन को हम लोग की कहते हैं, वो चर्बी इतनी जमा है कि वो की वर्क ही नहीं कर पा रही। अगर लॉक ओपन नहीं करेंगे तो जो इंसुलिन रिसेप्टर रहते हैं ग्लूकोज, वो भी अंदर नहीं जा सकते हैं मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ही वो ग्लूकोज पड़ा हुआ रहेगा। तो इसीलिए हमको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि एक्सरसाइज करेंगे तो चर्बी कम होगी और नॉर्मल हो जाएगा प्रोसेस। और लीवर के लेवल पे क्या करना है, तो लीवर में हमको फाइबर रिच डाइट लेना है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स लेना है, सो दैट कि लीवर में भी एक्सेस चर्बी नहीं जमा होगी। तो इस तरीके से हमको वर्क करना है। 800 कैलोरी का डाइट, पंचकर्मा, एक्सरसाइज। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हमको, तो हमको योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, एंड लीवर के लिए फाइबर रिच डाइट लेना है। अगर हम लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे जो डोजेस होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, उसको तो टोटली बंद किया जा सकता है। अगर इंसुलिन भी है तो उसको भी टोटल तो नहीं, बट
बहुत हद तक हम लोग उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो हम लोग टाइप 2 में कर सकते हैं। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस होता है, तो ये जो भी टैपरिंग का सीक्वेंस है वो हमको टाइप 2 में लागू होता है। टाइप 1 में थोड़ा सा अगर ये सब प्रॉब्लम के कारण अगर उनको इंसुलिन लेना है तो थोड़ा सा रिड्यूस डाउन हो सकता है। तो अगर अभी हमको ये सब फॉलो करने के बाद देखना है कि ये पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं, ये क्योर हो गया क्या, तो उसके लिए हम लोग GTT टेस्ट करते हैं, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो पेशेंट को इसमें 75 ग्राम ऑफ शुगर ग्लूकोज पिलाया जाता है, उसका पानी, और उसका फास्टिंग में 1 आवर में एंड 2 आवर में ब्लड शुगर लिया जाता है। अगर वो नॉर्मल आया रिपोर्ट तो हम उसको GTT टेस्ट नेगेटिव कहते हैं, मतलब वो जो भी पेशेंट है वो डायबिटीज से मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज डायबिटीज़ को अंडरस्टैंड किया। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।